हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मी माई सेल्फ के सर मैथ्स वाला आपको स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स में। आज फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक सिंपल सा टॉपिक लेकर के और एक बहुत ही खास टॉपिक, यानी इस टॉपिक का नाम है प्रोपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। आखिर जैसा कि आपने डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में जिस तरह से आपने बेसिक चीजें देखा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने बेसिक एग्जांपल किस तरह से हम अप्लाई करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल के रूल प्रॉपर्टी आज सीखना अपने को। रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं ये बात मैंने आपको पहले सिखा दिया। आज अपने को जो सीखना है प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बेसिक थीम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जनरली बहुत सारे सवाल क्या होते हैं ना, प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होते हैं, यानी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज करके आप उसके आंसर तक डायरेक्टली और बहुत ही आसान तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं इसके आखिर प्रॉपर्टी में क्या गुण है कि जो हमें सवाल को लगाना बहुत ही आसान कर देगा। तो चलिए अपन आज सीखते हैं आज के टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, और हार्डली कितना 7 प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी यदि आपको याद रखने के बाद ना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा प्रॉपर्टी में। और एक बिल्कुल भी डिफरेंट है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि इंटीग्रल जो आपने पहले वाला पढ़ा इंडेफिनाइट उससे कहीं मैच करेगा, बिल्कुल भी नहीं मैच करेगा। प्रॉपर्टी सारे अलग हैं। प्रॉपर्टी यदि आपको क्लियर हो जाता है तो बाकी के प्रोसेस जो आप सीखे हैं पहले वही आपका सिमिलर हो। तो चलिए नंबर 1 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। राइट डाउन नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 1 लिमिटिंग वैल्यू a to b है और फंक्शन आपको f of x और dx। इस तरह से यदि कोई भी टर्म आपको दिया हुआ रहे तब आपको एक बात यहां से फील होगा, लिमिटिंग वैल्यू एलजीडी लिख दिया, यानी कहने का मतलब कि अभी जो गिवन है आपको विद रिस्पेक्ट टू x गिवन है। अब एक फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। तो यदि हमने इसको f of t into dt लिख दिया या f of phi into d phi लिख दिया, जैसा आपको लिखना है उसके अलोंग आप लिख सकते हो। यानी दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। दोनों का मीनिंग क्या होगा, यानी यहाँ पे dx था तो एलिमेंट यहाँ पे f of x है, बराबर है। यहाँ पे t है तो यहाँ पे फंक्शन जो भी है t के रिस्पेक्ट में दिया होगा। वो ऐसा ही यदि और भी कुछ रहा तो आप लिख सकते हो सिमिलर टू दिस। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ तो आप लिखते जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं इसको यूज करने के लिए मिल ही जाता है। आखिर वो क्या है, इसका राज क्या है, वो जान लेते हैं सबसे पहले। जैसा यदि आप इसको रीड कर रहे हो ना, a to b रीड कर रहे हो ना, बराबर है। फंक्शन f of x है और dx है ना, ऐसा यदि आप चाहो कि इसके लिमिटिंग वैल्यू में हम बदलाव कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स बदल कर सकते हैं। कैसे बदल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से हमने लिख दिया, b और a यहाँ लिख दिया, फंक्शन f of x dx एलजीडी लिखा, तो बस इसमें डिफरेंस साइन आ जाता, माइनस का साइन डिफरेंस आ जाता। आखिर इस सभी का प्रूफ भी कर सकते हैं आप, बहुत आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। लगे तो मैं एक प्रूफ करके मैं बाजू में एक दे देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ इसको हम इस तरह से काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाए। जैसा कि देखिए ना, मैंने यहाँ पे क्या था, a to b था ना लिमिटिंग वैल्यू। अब a to b लिमिटिंग वैल्यू को मैंने क्या लिखा, b से a लिख दिया। यानी बहुत सरल तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात मैं करूँ, आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम लिमिटिंग वैल्यू को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और जब लिमिटिंग वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करेंगे, देखिए a to b था तो मैंने b to a लिख दिया, बट उसके साथ जो साइन आया माइनस का है। अब बाजू इसकी प्रूफ मैं एक दे रहा हूं, आप देखिए प्रूफ मैं एक का दे रहा हूं। नंबर 1 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। जब a to b भी छोड़ दीजिए आप, मैंने f of x dx की बात कर लिया, दैट इक्वल्स टू कैपिटल f of x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। मान लिया कि इसके इंटीग्रल कैपिटल f of x है, मैंने मान लिया। उसके बाद देखिए आप बहुत सरल तरीके से यदि a to b यहाँ पे होता है तो ऐसा ही आप यहाँ पे भी a to b लिख देंगे। रूल बेसिक आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा f of b माइनस कितना f of a बन जाएगा, LHS इसके हो गया आपका LHS। और यदि लास्ट में आप RHS की बात करोगे, RHS की बात करोगे, क्या है RHS में a to b है ना, f of t, तो इसका इंटीग्रल f of कैपिटल T हो जाएगा, बराबर है। इस तरह से हमने लिख दिया f of
टी इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू वंस अगेन ए टू बी, यानी कहने का मतलब कि वंस अगेन सेम आ गया, जिसके वजह से आप बोल सकते हैं कि दोनों आपस में सेम है। पहला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर के प्रूफ की जब मैं बात करूं तो देखिए ना, इसका आप एलएचएस तो चलो ठीक है, एलएचएस तो इतना ही आएगा, बस आरएचएस सेकेंड नंबर के लिए आरएचएस निकालना है। देखना कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत सरल तरीके से। माइनस साइन है ना, दे दिया मैंने, इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा, मैंने ए भी दे दिया, बस लिमिटिंग वैल्यू बी टू ए है वो भी लिख दिया मैंने। माइनस साइन एज इट इज कर लिया, उसके बाद आप देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख रहा हूं, यानी एफ ऑफ ए माइनस कितना एफ ऑफ बी, ऐसा बनेगा। और यदि इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा जो करते हो निकल जाएगा, सेम ही निकल जाएगा। यानी आप बता सकते हो कि डिफरेंट इंटीग्रल के ये सारे प्रॉपर्टी के प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, कुछ दम नहीं है डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी में प्रूफ करना, बट याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बेटा आप बिल्कुल भी ना भूलें, याद जरूर रखें। प्रॉपर्टी नंबर 2 ही नहीं, सारे प्रॉपर्टीज की याद रखें। तो चले मैं मूव कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं, तो आप लिखते जाइए नंबर 3 पे, उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल के घेरे में इसको लाऊंगा, इस प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जैसे मैं बात कर रहा हूं, सपोज दैट कि ए से बी कोई एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स dx उसके लिख दिया फंक्शन में ऐसा। अब एक बात आपको समझना है कि सपोज दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका पीस वाइज फंक्शन होगा। पीस वाइज फंक्शन मींस व्हाट, आपने देखा होगा फंक्शन में, याद करें पीस वाइज जिसको हम फंक्शन बोल रहे थे, स्टेप अप स्टेप डाउन वाला जो फंक्शन था ना, बराबर है। ये सभी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसके लिए आप लगे तो वहां पे लिख दीजिए दैट इज, और मान लिया ए और बी के बीच में सी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली ए और बी, यानी कहने का मतलब लिख दिया मैंने सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ऐसा है तो आप लिखोगे इसको ना, तो ए से लेकर के पहले सी आना होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स एज इट इज रहेगा, प्लस वंस अगेन सी से लेकर के कहां जाना होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में सी है, ध्यान रखें, तो सी से बी आना होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पे एक बात लगे तो आप लिखिएगा, वेयर एफ हैज पीस वाइज कंटिन्यूटी, फंक्शन एफ हैज पीस वाइज कंटिन्यूटी। वो हर जगह कंटिन्यूस नहीं है, पार्ट वाइज में वो कंटिन्यूस है, इसलिए जहां पे डिसकंटिन्यूस उस पॉइंट तक हमें होल्ड करके उसको हमें लिखना होगा इस तरह से। लगे तो एक बात और भी आप दे सकते हैं, और में आप लिख सकते हैं when f is not defined in a comma b, यानी कोई फंक्शन होगा जो a comma b में डिफाइन नहीं हुआ होगा, तब जाके, यानी मैं एक सवाल से इसको मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर्टी नंबर 3 को, तो इसी प्रॉपर्टी पे मैं एक सवाल दे रहा हूं ताकि आप उसको जजमेंट सही तरीके से कर सकते हो और देखना आप कि क्या निकलता है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी देखना तो चले आसान है, लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे ये बात आपको सीखना और आपके जहन में बैठाना जरूरी है। तो चले अब मैं मूव कर रहा हूं इस पे गिरे हुए कुछ सवाल पे, तो राइट डाउन, इवेलुएट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi अंडर रूट ऑफ 1 plus cos 2x अपॉन कितना 2 और ये क्या है dx है, इस तरह से, और आपको सोल्व करना है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ये हम कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इस सवाल में। जैसा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में एक बात अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, 1 plus cos 2x, आप लगे तो फॉर्मूला लिखना बिल्कुल ना भूलें। 1 plus cos 2 थीटा दैट इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही है। तो क्या बन जाएगा, 0 से लेकर के पाई एज इट इज 2
2 cos स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा cos स्क्वायर x बचेगा। अभी अंडर रूट है बेटा, अभी अंडर रूट है तो एक बात आपको समझ में आया होगा कि 0 से पाई तो मैंने लिख दिया और अंडर रूट वाले को हम मॉड ऑफ cos x भी लिख सकते हैं, dx लिख दिया। यानी अब एक बात बताइए, 0 से लेकर के पाई तक के cos x का ग्राफ बना लीजिए, लेकिन मॉड x है, आप ध्यान रखें कहां पे पॉजिटिव कहां नेगेटिव आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो cos का ग्राफ मैं 0 से लेकर के बना दिया, ये 0 हो गया, π/2 यानी पाई यहां हो गया, बोलिए ना बोलिए। अब जैसा कि 0 से लेकर के पाई की बात मैंने किया और बीच में कहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन π/2 पे, ऐसा। अब एक बात समझिए कि जब π/2 है यानी सबसे पहले हमें 0 से पाई के बीच में एक हमें होल्डिंग दिख रहा है π/2, जैसा कि आप याद करें कंटिन्यूटी में भी आपने देखा था ऐसा। तो वही काम मैं यहां करने जा रहा हूं। तो 0 से पाई मैं डायरेक्टली मूव नहीं करूंगा, रास्ते में जो होल्ड है वहां पे हमें रुकना ही है, ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव है 0 से π/2 के लिए और π/2 से पाई के लिए cos क्या है, नेगेटिव, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, क्या आ जाएगा 0 से π/2 के लिए फंक्शन पॉजिटिव यानी cos पॉजिटिव होगा, cos x होगा, प्लस में मैंने लिख दिया प्लस ऑफ cos x लिख दिया, ऑलरेडी x हो जाएगा। सेकेंड में वंस अगेन मुझे -π/2 से लेकर के पाई तक पहुंचना होगा और वही cos यहाँ पे ग्राफ में हमें दिख रहा है नेगेटिव, तो -cos x लिख दिया और रेडी x। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, कैलकुलेशन ही तो करना है। cos का इंटीग्रल साइन बराबर है, तो मैं इसमें पहले वाले में मैंने लिख दिया कि पहला तो sin x हो जाएगा और ये कितना है 0 से लेकर के π/2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आखिरी में, प्लस साइन एज इट इज है, ए माइनस ऑफ cos x है। एक काम करो ना यार, माइनस को बाहर ले लो ना, तो एक पूरा माइनस मैंने लिख दिया और वंस अगेन cos का क्या होगा sin x होगा और एक π/2 माइनस क्यों यहाँ पे क्यों दिया, हाँ π/2 से लेकर के पाई हमने लिख दिया। अब आपको बस बचा हुआ क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यार वो तो पाया ना, अपर लिमिट sin π/2 कितना sin π/2 माइनस साइन कितना 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन दे दिया ब्रैकेट है, यहाँ भी sin पाई माइनस साइन कितना π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी, साइन 0 कितना 0, sin π/2 कितना 1 हो जाएगा, 1 -0 बन जाएगा, माइनस साइन यहाँ sin पाई का वैल्यू 1 सेकेंड 0 और ये माइनस कितना 1 सेकेंड बन गया sin π/2। अब बताइए कि माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 और 1 यानी आंसर इससे कितना निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए, सिंपल वे में मैं लिखूं आंसर इज। तो यानी इससे एग्जांपल में आपको एक बात सीखने को मिला कि एक पीस वाइज फंक्शन है, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन आपका गिवन है 0 से पाई तक, लेकिन वो ब्रेक हो रहा है कहां से, π/2 से, उसके नेचर बदल जा रहे हैं। तो मैंने 0 से π/2 लेकर के पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद के टर्म को हमने नेगेटिव ले लिया। यही वो रीजन है जो बात आपको सही तरीके से इस एग्जांपल में आपने ये बात समझा होगा। चलिए मैं इसको और भी एग्जांपल से बताना चाहूंगा ये पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जैसा आप ऑलरेडी जान चुके हैं फंक्शन में। तो एक सवाल और भी आपके लिए, आपके घेरे में एक और भी सवाल नंबर सेकंड, एग्जांपल मॉड 5x - 9 और dx, मॉड ऑफ 5x - 9 बराबर है, और ये 0 से लेकर के 3 तक है। मैंने मान लिया कि 0 से लेकर के वो 3 तक है। अब बताइए 0 से लेकर के 3 तक तो है, क्या होगा, कैसे सोल्व होगा, थोड़ा सा सोचना। 10 सेकेंड वीडियो को होल्ड करके आप सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। आप एक बात समझिए कि जब यहाँ पे मॉड ऑफ 5x - 9 है तो इसके टर्निंग पॉइंट कितना है, 9/5 हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। यानी अब आप मुझे बताइए, याद होगा आपको मॉड ऑफ x - a की बात जब मैं कर रहा था, यहां से एक निकल रहा था x - a और एक निकल रहा था a - x। एक कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए और x इज लेस देन a के लिए, ऐसी बात है, याद करें, आप भूले नहीं, ये बात आप ध्यान में रखें। वही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करता हूँ। क्या a के लिए प्लस था और एक में माइनस होने के बाद इस टर्म इस तरह से बन जा रहा है, बताइए ना क्या बने, कैसे बने।
तो 0 से 3 के बीच में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या 9/5 उसके बीच में है क्या? बिल्कुल भी है। 9/5 का मतलब कितना? 2 पॉइंट समथिंग हो गया, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कहने का मतलब 0 और 3 के बीच में। तो कभी भी लिमिटिंग वैल्यू आगे बढ़ेगा ना, तो सबसे पहले 0 से 3 डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे, बीच में जो होल्ड बन रहा है उस पॉइंट पे हमें रुकना ही होगा। तो इसको कैसे स्प्लिट किया जाएगा? 0 से लेकर के 9/5 तक मैंने यहाँ पे इसको 0 कर लिया, ऐसा हो गया। अब जब लिखा तो इसके रिजल्ट एज इट इज बन जाएंगे 5x - 9 एज इट इज, और ये हो जाएगा dx आपका प्लस साइन एज इट इज। और नेक्स्ट कितना? 9/5 से लेकर के कहां तक पहुंच रहा है फंक्शन? 3 तक, तो मैंने 3 दे दिया, और एक फंक्शन नेगेटिव बन जा रहा है, a - x हो रहा है, तो 9 माइनस कितना? 5x लिख दीजिए और dx। अब इसको सोल्व करके जितना जल्दी से जल्दी आप मुझे इसके आंसर तक बता सकते हैं, और जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। इसका आंसर के पूरे कैलकुलेशन में लिख देता हूं, दैट इज 15/2। चेक करके आप मुझे बताइए। 5x - 9 का इंटीग्रल निकालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, वंस अगेन 9 - 5x का निकालिए, वंस अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, और चेक करके मुझे बताइए कि आंसर इतने आए कि नहीं आए। तो चलिए जल्दी लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, और भी मैं कुछ सवाल आपको देता हूं ताकि आप एक बार करके देखें। तो चलिए रेडन फास्ट। चलिए जैसा कि आपने इसको सोल्व करके इसके आंसर तक लाए होंगे आप, क्योंकि बहुत सरल मैंने आपको बता दिया। 9/5 पे स्प्लिट हो रहा है फंक्शन, 9/5 यानी नियरली इक्वल टू 2, 2 पॉइंट समथिंग नहीं, नियरली इक्वल टू 2, जो 3 से पहले है, बराबर है। तो 0 से 9/5 आया, 9/5 से 3 आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख दिया हूं, ये आपको करना है। आप भी डायरेक्टली ना लिखे, आप किसी पे ना छोड़े, मैं तो आप पे छोड़ सकता हूं, आप किसी दूसरे पे ना छोड़ दें कि एग्जाम्पलर कर लेगा, हम लिख लेते हैं, कर लेगा, जब आएंगे तो देख लेंगे। बेटा आप करके देख लीजिए। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, एक और भी सवाल दे रहा हूं, जैसा कि सवाल नंबर 2 हो गया। नंबर 3 नंबर सवाल, इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 ln ऑफ बॉक्स x और dx। बॉक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लगे तो आप वहां पे मेंशन कर दें, वेयर दिस रिप्रेजेंट द GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको सवाल सोल्व करना है। नंबर, चलो मैं दे रहा हूं, नंबर 1 इसको दे दिया, और भी 2-3 सवाल हैं, आप लिख लें। राइट, नेक्स्ट सवाल, -3 to 1 mod of x plus 1 और adx। नंबर 3 0 से पाई के बीच में है, और mod of cos x माइनस कितना? sin x दे दिया, और adx दे दिया। यानी 3 सवाल आपके घेरे में मैंने दिया हूं, और ये तीनों सवाल आपको जल्द से जल्द वीडियो को रोक करके आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो चले मैं सबसे पहले कर देता हूं इन सवालों के हल, तो थोड़ा सा देख लें। प्रॉपर्टी बहुत ही मजेदार है, बेटा देखना, बेटा देखिए। सबसे पहले 1 to 4 बॉक्स का मतलब आपको पता है ना क्या? 0 से 1 का बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। 1 से 2 का GIF कितना? 1 होगा। 2 से 3 का GIF कितना? 2 होगा। ये बात आपको सही तरीके से पता। तो क्या मैं 1 से 4 को इसको स्प्लिट करके आप लिख सकते हैं ना? पहले आप 1 से 2 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख दिया आपने? पहले 1 से 2 लिख दिया, ln ऑफ बॉक्स x लिख दिया, प्लस कितना? 1 अगेन 2 से लेकर के 3 लिख सकता हूं, ln ऑफ बॉक्स x, क्योंकि सभी के वैल्यू बदल जाएंगे, इसलिए मुझे स्प्लिट करके लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे दे दिया मैंने ऐसा। यार एक बात बताओ, 1 से 2 यानी 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से 2 का बॉक्स की बात यदि मैं करूं तो इसके बॉक्स कितने? 1 ही होते हैं, बराबर है। यानी कहने का मतलब एकदम इस तरह से बन जाएगा, यानी कभी भी कैलकुलेशन करोगे 1 से 2 के बीच का बॉक्स की बात जब करोगे तो इसके बॉक्स कितना होंगे? हमेशा कितना? 1 होगा, क्योंकि 1 का भी बॉक्स 1 होगा, 1.9 का भी बॉक्स कितना होगा? 1 ही होने वाला है। तो रिजल्ट क्या बनेगा यहां से? ln ऑफ 1 एज इट इज, और एक क्या होगा? 1 से 2 एज इट इज, dx एज इट इज। वंस अगेन सेकेंड वाले पार्ट में 2 से 3
अब बताइए 2 से 3 का बॉक्स कितना होगा, 2 ही होगा, तो ln2 बाहर मैंने यहां पे लिख दिया, और अब बताइए 2 से 3 एज इट इज और रेडियस ऐसा बन गया। वंस अगेन बोलिए बेटा, देखिए 3 से 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा 3 से 4 का बॉक्स कितना 3 होने वाला है, तो यार ln3 चले जाओ ना यार ऐसे, तो 3 से लेकर के 4 और ये हो जाएगा dx। तो ln1 यानी log 1 के वैल्यू 0, ये तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर ln2 एज इट इज, x होगा, x यानी 3 - 2 1 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ln3 एज इट इज, फिर से x होगा यानी 4 - 3 1 हो जाएगा, यानी ln2 प्लस ln1 हो जाए 3, यानी कहने का मतलब कि ln कितना 6, ln6 इतना फाइनल आंसर ऑफ दिस सवाल। तो चलें थोड़ा सा जल्दी आप मूव करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। जैसा कि सवाल नंबर सेकंड भी आपको वही है, इसमें स्प्लिट करने के लिए कहां से होगा, -1 से, यानी -1 इसके 0 निकल रहे हैं ना, आप उसको भी स्प्लिट करके आप बता सकते हो, यानी -3 से -1 जाएगा, फिर 1 से क्या होगा, इसको भी यदि आप लिखोगे तो मैं हिंट दे देता हूं, -3 पे है, यदि इसकी 0 निकाल रहा हूं पहले वाले एग्जाम्पल के तौर पे, तो -1 निकलेगा, यानी -3 से लेकर के -1 पे वैल्यू आपका वही रहेगा फंक्शन, और वंस अगेन -1 से लेकर के 1 की बात जब करोगे तो फंक्शन के साथ माइनस बदल जाएगा, x + 1 और रेडियस इस तरह से कर लो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, जो आएगा आंसर। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल। अब बात करता हूं मैं सवाल नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं, और सवाल नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर कितना होगा 4 है। आप लिखें और कैलकुलेशन करके बता दें मुझे कि हाँ सर मुझे कैलकुलेशन करने के बाद ही आंसर आया 4। मैं डायरेक्टली आंसर आपको लिख के दिया हूं, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है बेटा, आप जो ऐसा काम करोगे यार तो फिर वो बातें गड़बड़ पे रुक जाएगी। तो चले एक बात और, नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा जो आपके खेमे का और आपके अपने पासे का सबसे बेहतरीन सवाल माना जाएगा। तो सवाल नंबर 3 थोड़ा सा सोचना है आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन तो होगा लेकिन इससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो बेटा चले मूव कर रहा हूं, देखिएगा सवाल नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, सवाल नंबर 3। तो मैं लिख रहा हूं सवाल नंबर 3 जो मैंने आपको दिया था अभी, 0 से लेकर के पाई एज इट इज है, कॉस है मॉड में, माइनस कितना sin x है, और रेडियस इस तरह से। अब एक बात आपको जानना है सबसे पहले कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करूंगा, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में एक बात आप बहुत ही सही तरीके से मॉड ऑफ cos x माइनस sin x की बात कर रहे हो, लिख दिया मैंने ऐसा। अब इसमें यदि मैं इसको लिखूं, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, यदि मैं इसको लिखता हूं तो क्या होगा, वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ दिस, यानी √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1/√2 cos x माइनस कितना 1/√2 sin x, दे दिया मैंने ऐसा। अब आप मुझे बता दो ना यार क्या लिख सकता हूं, √2 तो चलो ठीक है बाहर हो जाएगा, √2 तो है ही अपना। अब cos 1/√2 के जगह पे π/4 तो लिख सकते हैं ना, यानी कौन सा π/4, sin π/4 भी लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हो। अब बताइए क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, साइन में यदि मैंने टर्म को लिखा तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ये देखना है। तो क्या बनने वाला है, यदि साइन में लिखा तो और कॉस में लिखा तो क्या बनने वाला है, बहुत सरल तरीके से आप बना सकते हो। 1/√2 को यदि मैंने कॉस में लिख दिया, cos π/4 लिख दिया, तो cos π/4 इंटू cos x माइनस कितना sin π/4 इंटू कितना sin x, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल भी। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करूं ऐसा, और cos यदि मैंने यहां पर लिखा इसको फॉर्मूले पे, तो cos कितना बन जाएगा π/4 प्लस x बन जाएगा, मॉड में टर्म है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना है कि x का वैल्यू पे आपको दो बातें ध्यान रखना है कि जब π/4 से छोटा होगा
यानी कहने का मतलब कि इसका वैल्यू तब क्या होगा और π/4 से बड़ा होगा तब क्या होगा। यानी अब यहां से इसके मॉड को दो पार्ट में आप स्प्लिट करके लिख सकते हो और बता सकते हो। तो चलिए अब मैं मूव कर रहा हूं, देखना है कॉस में। अब कॉस में एक बात बताइए बेटा, समझिए सबसे पहले मैं इसके एंगल पे बात कर रहा हूं। देखना π/4 प्लस x को यदि मैंने 0 कर लिया तो x का वैल्यू कितना -π/4 बनेगा। यानी -π/4 से मैं कहां आ रहा हूं, 0 पे आ रहा हूं। कहां तक मुझे जाना है, पाई तक जाना है। तो ये टर्म बहुत बार स्प्लिट होगा यार, बहुत बार स्प्लिट होगा। तो -π/4 से लेकर के तुम्हें कहां तक आना होगा, पहले 0 आना होगा। 0 से लेकर के 1 सेकंड कहां आना होगा, π/2 पे आना होगा, बराबर है, π/2 आना होगा। और π/2 से कहां आना होगा, पाई आना होगा। यानी इतने स्प्लिटिंग पे हमें काम करना है। कॉस का ग्राफ आप देख चुके हो, तो चले कॉस का ग्राफ बना करके इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 स्टेप बन रहा है बीच में, और इससे बचने के लिए एक बात और भी मैं आपको बता दूं, यदि बीच में कहीं माइनस साइन आ गया होता ना तो π/4 बनता, और π/4 से मुझे पाई तक पहुंचना आसान होता। कैलकुलेशन 1 से 2 ही स्टेप में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे -π/4 से हमें पाई तक पहुंचना है, तो एक स्टेप और भी हमें आगे जाना होगा। तो मैं एक बात और भी कर सकता हूं, इसको और में भी कर सकते हैं आप। देखना, या तो आप इसको स्प्लिट लिख सकते हो, नहीं तो और भी मैं लिख देता हूं। और क्या लिख सकता हूं, देखना, यदि मॉड ऑफ आपका cos x माइनस sin x है ना, तो इसको यदि हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से हमने यदि डिवाइड भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सरल तरीके से आप वहां पे लिख सकते हो। क्या लिखना होगा, √2 तो मैंने दे दिया, यहाँ पे √2 तो दे दिया। अब इसके जगह पे आपको लिखना होगा क्या, √2 के बाद तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहा हूं, 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 इंटू sin x लिखिए। अब 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, sin π/4 ना, और इसको cos π/4, √2 एज इट इज cos π/4, नहीं इसको sin लिख दो ना, फिर तो वही हो जाएगा, यानी sin π/4 लिख दिया इंटू cos x माइनस cos π/4 इंटू sin x। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो अपनी मर्जी, पर जिससे जो आसान पड़े वो कैलकुलेशन आपको कर लेना है। तो मैं यदि इस कैलकुलेशन को मैं π/4 माइनस x यदि मैंने साइन में लिख दिया तो क्या होगा, साइन में यदि मैंने π/4 माइनस x लिख दिया तो मैं लिख सकता हूं √2 एज इट इज, तो ये बन जाएगा साइन कितना, π/4 माइनस कितना x बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया। अब यदि इसको कैलकुलेट करोगे और x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आपका x का वैल्यू क्या है उस पे यदि मैं लिखूं इसको तो क्या बन जाएगा, देखिए बहुत सरल तरीके से। यदि आप माइनस को भी अंदर से लिख रहे हो ना, √2 एज इट इज ना, माइनस ऑफ साइन आप देकर के x माइनस π/4 कर लो ना, एंगल सीधा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आपका इतना बन गया। और जब इतना बन गया तो ये फंक्शन को आप दो तरह से स्प्लिट कर सकते हो। कब, एक बार 0 से लेकर के π/4 तक स्प्लिट होगा, और नेक्स्ट एक बार π/4 से लेकर के पाई तक स्प्लिट होगा। अब इस फंक्शन को स्प्लिट करने की बात मैं करूं, पहले वाले नहीं, और मैं जो लिखा था उसको स्प्लिट करने की बात करूं तो इसका स्प्लिटेशन इस तरह से होगा। √2 तो है ही अपना, बराबर है, मॉड ऑफ कितना, माइनस साइन x माइनस π/4, ऐसा है ना। हाँ, पहले वाले के लिए इसको यदि आप फर्स्ट पार्ट में लिखते हो कि जब x का वैल्यू 0 से लेकर के π/4 होगा तब क्या निकलेगा, तो कहां लिख दें हम, थोड़ा सा समझिए, लिखते चलिए। तो नंबर 1 लिख रहा हूं कि जब x का वैल्यू 0 से लेकर के कितना, π/4 पे होल्ड हो जाएगा। और ये 0 से लेकर के π/4 की बात है ना, 0 से π/4 में यदि मैं रखता हूं फंक्शन तो जैसा फंक्शन है वैसा ही निकल जाएगा, जैसा है वैसा ही निकल जाएगा। यानी √2 एज इट इज, माइनस से साइन दे दिया मैंने, साइन x माइनस π/4, यानी 0 से π/4 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो ना यार, 45 डिग्री ना, 30 डिग्री रख लो ना यार।
यदि आप 30 में लिखते हो तो वो कितना आ जाएगा, तो यानी 30 माइनस कितना 20 ना, देखो ना यदि मैंने यहाँ से 30 भी रख लिया तो 30 माइनस 45 यानी क्या निकल जाएगा आपका, जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा 5/4 और दिस, यानी थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके देखिए आप क्या बन रहा है। जैसा कि आपने इसमें सोचा होगा, मैंने काम जो कर रहा हूं एक करके मतलब नहीं है डायरेक्टली आपको सोच लेना है यहाँ से। मैंने पहले वाले भी ये स्टेप में यहीं से डायरेक्टली कम बैक करना है आपको। ज्यादा मोड के चक्कर से बाहर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो थोड़ा सा बातें कॉन्ट्राडिक्ट होगा आपके दिमाग में और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बच्चे के लिए हमने जो भी टर्म लाया यहाँ पे, आपको पता है कि साइन a माइनस b का जो फॉर्मूला है अप्लाई करने के बाद ऐसा बना है। अब मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, देखिएगा अब यहां से मैं दो बातें मैं आपको लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लगे तो मैं यहां लिख देता हूं, इधर पे लिख देता हूं। क्या होगा देखिएगा कि यहां से साइन वाला जो फंक्शन है आपका √2 एज इट इज है, मॉड ऑफ कितना है साइन π/4 माइनस कितना x है। दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक बार x का वैल्यू 0 से π/4 और नेक्स्ट x का वैल्यू π/4 से लेकर के पाई तक। तो देखना सबसे पहले जब x का वैल्यू यहां से यदि निकल रहा है 0 से π/4 के बीच में रख रहा हूं, 0 से लेकर के कहां तक π/4 तक लिख रहा हूं। अब आप बताइए मुझे, देखिए देखना 0 से π/4 के बीच में कोई वैल्यू रख के 30 डिग्री मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम कि मैंने 30 यदि रख लिया तो 30 रखने के बाद 45 माइनस 30 यानी 15 ना, और साइन 15 तो पॉजिटिव ही होगा, यानी रूट से बाहर जो निकलने वाला है वो इस तरह से निकलेगा √2 एज इट इज साइन एज इट इज π/4 माइनस कितना x बन जाएगा। अब यदि आप उसको सीधा करके लिखना चाहते हो या टेढ़ा करके लिखना चाहते हो आपकी मर्जी, आपका कॉल है। आप यदि इसको माइनस साइन ले लोगे तो x माइनस π/4 लिखोगे। ऐसा जो कंफ्यूजन से आपको हटना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आना ही नहीं है, बहुत सरल है। अब यदि मैंने यही बात जब x का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया इफ x इज इक्वल टू दिस, तब जाके इसका रिजल्ट ऐसे निकलता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ x कहाँ से π/4 से लेकर के कहाँ तक है बेटा, बोलिए ना पाई तक है ना, π/4 से कहाँ तक है पाई तक। अब π/4 से पाई की बात यदि मैं कर रहा हूँ और कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ, एंगल ही आपको निगेटिव हो जाता है और साइन ऑफ माइनस थीटा दैट बिकम्स माइनस साइन थीटा, जिसके वजह से इसके लिए जो फंक्शन आएगा ये माइनस ऑफ कितना √2 इंटू साइन कितना x माइनस π/4 माइनस कितना x। तो वही काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना इंटीग्रल i का बनने आएगा बेटा, बोलिए 0 से लेकर के π/4 पे स्प्लिट करना हो। 0 से π/4 के लिए √2 एज इट इज साइन कितना π/4 माइनस x हो जाएगा dx, और नेक्स्ट है आपका π/4 से लेकर के पाई की बात मैंने कर लिया, तो ये कितना माइनस √2 और साइन कितना π/4 माइनस कितना x मिलता है, और ये हो जाएगा dx इस तरह से। देखना कैलकुलेशन जल्दी करिए, √2 एज इट इज साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस π/4 माइनस x एज इट इज हो जाएगा। अब बताइए कि x के जो मल्टीपल में होता है ना उससे डिवाइड करते हैं, तो माइनस से डिवाइड करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो -1 मैंने कर लिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी है आप अप्लाई करिए, प्लस कितना यहाँ पे बेटा देखिए ना -√2 लिख देता हूँ, -√2 बाहर लेकर के। अब बताइए साइन का इंटीग्रल 1 सेकेंड माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा π/4 माइनस x एज इट इज, और माइनस की वजह से 1 सेकेंड माइनस। अब थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। अब a माइनस माइनस भी आप कैंसिल कर लो ना, यहाँ से हटा ही लो ना इसको, फिर उसके पढ़ा दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, √2 को मैंने बाहर रख लिया, √2 तो सब में से कॉमन आ गया, मैंने बाहर रख लिया। अब बताइए π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, अपर लिमिट में π/4 रखा तो cos 0 1 हो जाएगा, माइनस कितना लोअर लिमिट कर रहा हूँ यानी 0 हो गया, तो cos π/4 1/√2 दे दिया मैंने, माइनस कितना। अब बताइए यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, तो पहले पाई लिखना होगा, तो cos π/4 माइनस पाई कितना, देखो ना कैलकुलेशन π/4 माइनस पाई यानी -3 π/4 कितना मिल जाएगा -4 पाई, यानी माइनस कितना 3 पाई अपॉन कितना 4 हो जाएगा, यानी cos माइनस थीटा दैट बिकम्स cos थीटा ही होता है, जिसके वजह से cos 3 π/4 ही मैंने लिखा, इतना ही लिखा।
अब बात कर रहा हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कर रहा हूँ, तो माइनस लोअर लिमिट में पाई 4 रख दिया, 1 सेकंड 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। अब cos 3 पाई 4 की वैल्यू पाई माइनस पाई 4 लिख सकते हो ना, cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा बोलिए ना, पाई कहाँ पे लाइन होता है यहाँ पे, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का स्थान जो भी होंगे नेगेटिव होंगे, जिसके वजह से क्या लिख दूंगा, माइनस साइन तो होगा ही इसकी जगह। अब बताइए माइनस cos थीटा होगा यानी माइनस 1/√2 बन जाएगा। अब कैलकुलेशन यदि मैंने किया √2 एज इट इज 1 माइनस 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/√2, अरे बोलो ना जी, और बताओ माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया बाबा, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो आखिरी रिजल्ट तक पहुंचने से पहले ही आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट से 1 + 1 2 निकलने वाला है और √2 पहले से है, तो आंसर इसके जो बनेंगे फाइनल आंसर इज 2√2। एक बार बढ़िया से सोल्व करना, अच्छे तरीके से सोल्व करना। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि ये सारे प्रॉपर्टी में आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरह से सोल्व करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपका 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है ना, किस तरह पे कहां पे फंक्शन स्प्लिट होंगे कहां नहीं होंगे, ये ख्याल आपको रखना होगा और ख्याल आने भी चाहिए। तो चलिए इसके लिए आप ये मॉडल से कुछ सवाल आप लगाइए, इस प्रॉपर्टी वाइज पे जितने सारे सवाल हैं आप एक बार लगाइए, डाउट पूछिए उसका। तो आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में बस मैं इतना ही पे आ रहा हूँ। बाकी के जो भी 2-4 प्रॉपर्टी और भी जो बचे हैं आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। लाइव में आपको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी की प्रॉपर्टी भी आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू।